हे गाइस, दिस इज द्विवेदी। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सच बताऊं तो ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है और जिस सीक्वेंस में इस टॉपिक पे मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लीज इसी सीक्वेंस में पढ़ते रहना और जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इनकी प्रैक्टिस करना। बाकी आप प्रीवियस ईयर चाहे जो क्वेश्चन लगाना, जेईई मेंस का, एडवांस का या नीट का, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन सीक्वेंस खराब ना करना। जिस सीक्वेंस में लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा उस सीक्वेंस में से देखते रहना। सारे कॉन्सेप्ट को रटने का प्रयास मत करना, प्लीज समझने का प्रयास करना। हर एक कॉन्सेप्ट को आपको रियल फील दूंगा। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी एक ऐसा टॉपिक है जिसकी फील तो आप हमेशा ले सकते हो। अगर इसकी फील आपको ना मिले तो प्लीज हमें बताना और हम आपको सिर्फ एक काम कहेंगे कि आप कहीं भी अगर वायर आपको मिल जाए जिसमें करंट फ्लो हो रही ना, उसी को पकड़ के एक सेकेंड पकड़ के खड़े हो जाना, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की जबरदस्त वाली फील मिलेगी। ठीक है, खैर ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, जितनी फील हम यहाँ देंगे इतनी सफिशिएंट रहेगी आपके लिए। चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे पहले हम समझेंगे इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट बचपन में भी आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े होंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही बात है। इस डिफिनेशन को इसी तरीके से नहीं रहने दो, इसमें कोई आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसको थोड़ा और मॉडिफाई तो करेंगे क्योंकि काम ही काम, अब तो हम बड़े हो गए सर, कुछ तो नया करेंगे ही ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन रियल डिफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज फ्लो की रेट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को इसको हम लिख सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक करंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो हम डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर लेते हैं इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी समय में हम डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करें तो जो करंट होगी इलेक्ट्रिक करंट डी क्यू बाई डी टी होगी। आपको पता होगा अगर यही डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए तो उस समय चार्ज फ्लो बहुत छोटा होगा और जो करंट आएगी वो बहुत छोटी करंट आएगी और उसे हम क्या लिखेंगे? डेल्टा इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज। ये बेसिकली कौन सी करंट है? यहाँ पे जो चार्ज फ्लो है काफी ज्यादा अमाउंट में है तो ये कौन सी करंट होगी? ये बेसिकली एवरेज करंट है। और जब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो जाए मतलब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एक किसे रिप्रेजेंट कर देता है? ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस करंट आई इंस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम और बेहतर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आई इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। इस फॉर्मूला को आप दिमाग में रखे रहना। ठीक है, और यही आज का इस टॉपिक में जो हमने आज नया सीखा वो क्या सीखा? आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है इतनी बात? सर इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है क्या होती है? एम्पियर होती है। या इसे क्या लिख सकते हो? डी क्यू बाई कूलम पर सेकेंड लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? ओके सर, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है। एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है या एक टेंसर क्वांटिटी है। जैसे हम आपको ये बात समझाना चाहे तो जरा गौर फरमाना इस एग्जांपल पे। यहाँ पे सपोज करो 2 एम्पियर की करंट जा रही है, 2 एम्पियर की करंट इधर जा रही है और इधर से 3 एम्पियर की करंट आ रही है। इसका मतलब आप क्या समझते हो? यहाँ से कहीं से 1 एम्पियर की करंट आई होगी। जनाब यहाँ पे डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन क्या है? करंट फ्लो की ये है और मैग्नीट्यूड इसका 2 एम्पियर और डायरेक्शन 3 एम्पियर। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि इसके पास डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ध्यान देना, एक वेक्टर क्वांटिटी होती तो 2 एम्पियर इधर से गया, 3 एम्पियर इधर से आ रहा, रिजल्टेंट इसका कहीं यहाँ पे आता और कितना आता? वो आता बेसिकली 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 13 एम्पियर इधर आता। लेकिन जबकि ऐसा नहीं हो रहा है, 1 एम्पियर इधर से आ रहा है। इसका मतलब कुछ अलग टाइप की क्वांटिटी है। तो
इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रही, इसका मतलब इसे हम वेक्टर नहीं बोलेंगे। और ये ऐसी क्वांटिटी का हम एक नया नाम रखते हैं जिसका नाम रखते हैं टेंसर क्वांटिटी। लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में टेंसर क्वांटिटी मेंशन नहीं है, तो अगर हमारे पास एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, तो हमेशा क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आई इतनी बात? अच्छा, अब चलते हैं हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की। और उससे पहले सारी चर्चा करने से पहले क्या इस पे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए I = dq/dt पे, तो क्या सारे क्वेश्चन कर सकते हो? क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? q = t² + 2t आपसे पूछ ले, t = 2 सेकंड में करंट बताओ, t = 3 सेकंड पर करंट बताओ। या फिर आप आएगा जब फंक्शन ऑफ टाइम और पूछ लिया जाए चार्ज 2 सेकंड में बताओ, चार्ज समथिंग t टाइम में बताओ। ऐसा काम किया जा सकता है। काम बहुत एक क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत छोटे क्वेश्चन होंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम 1-2 एग्जांपल के साथ इसकी क्लैरिटी देने का प्रयास करेंगे। आप तब तक इसे नोट करें। ओके, चलिए हमने अभी सीखा क्या होता है I = क्या सीखा, dq/dt होता है सर, dq/dt होता है। अच्छा, या अगर हम dq = लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ I dt लिख सकते हैं। हम कहते हैं जनाब हमारे पास एक सवाल आता है I = t² + 2t। हमें बताना क्या, चार्ज फ्लो इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होना है हमें ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन dq dt का इस्तेमाल करेंगे। और कहां से कहा था, t² + 2t dt। और लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से t, क्योंकि 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम मानेंगे इनिशियली जब टाइम समय 0 था तो चार्ज 0 फ्लो हो रहा था, और फाइनली जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तो चार्ज कुछ q फ्लो हुआ होगा। तो यहां से जो निकल के आएगा q = इंटीग्रेशन t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, t³ और 2t²/2 और लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 तक। क्लियर है की बात? जब इस टाइम को हम पुट करेंगे यहाँ पे तो चार्ज हमें मिलेगा, कितना मिलेगा, 8/3 + 2, और इसे हम 8/3 + 4, और जब इसे हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 20/3 कूलम। कितना चार्ज फ्लो होगा, 20/3 कूलम चार्ज फ्लो होगा, कितना, t = 2 सेकेंड में। क्लियर है बात? आप आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और आपको इसकी थोड़ी सी फीलिंग मिल गई होगी। सिमिलरली आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, और आपसे पूछ सकता है करंट बताओ t = 2 सेकंड में या t = 2 सेकंड पर। ऐसा क्वेश्चन, जैसे समथिंग हम क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं इसे समझाने का प्रयास करो तो आपको फंक्शन मिल सकता है q = t² + 2t + 5। ऐसा कुछ टाइम के फॉर्म में चार्ज का फंक्शन गिवन हो आपको, और आपसे पूछे फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, पहला सवाल है इन t = 2 सेकेंड, और दूसरा सवाल एट t = 1 सेकेंड। ये दोनों सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रखा होगा तो इन और एट का मतलब समझते होंगे, और वही काम बिल्कुल यहाँ पे करना है। अगर इन की बात कर ले इसका मतलब कौन सा का चार्ज वो पूछ रहा है, कौन सी करंट पूछ रहा है, एवरेज करंट की बात कर रहा है, और अगर एट की बात कर ले तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है। चलिए दोनों सवाल को करने का प्रयास करते हैं, और आप सब स्क्रीन पॉज करके जरूर एक बार क्वेश्चन ट्राई किया करो और एक आंसर निकालने का प्रयास किया करो। वो आंसर हो सकता है गलत निकले या सही निकले, देन उसके बाद उस आंसर को गलत काटा करो, अपनी गलतियों को वहां पे मेंशन किया करो, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको समझ में आए पहले टाइम में जब आपने इसे पढ़ा था एक गलती की है और इसे गलती अब दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t गिवन है, q क्या लिखा है, t² + 2t + 5 गिवन है। पहला सवाल हमसे क्या पूछा है, फाइंड द करंट फ्लो इन t = 2 सेकेंड में। इन t = 2 सेकेंड मतलब इन t =
2 सेकेंड का मतलब ये होता है 0 से 2 सेकेंड के बीच में कितना करंट फ्लो हुआ होगा। तो सबसे पहले हम चार्ज निकालते हैं जब टाइम 0 रहा होगा, एट t इक्वल्स टू 0। क्यू इनिशियल क्या रहा होगा, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो क्यू इनिशियल 5 कूलम मिलेगा हमें। और जब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड हो जाएगा तब चार्ज कितना होगा, फाइनली चार्ज कितना है ये देखेंगे। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 जा 4, 4 प्लस 4 8 और 5 13 कूलम आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, हम एवरेज करंट निकाल देंगे और बोलेंगे I इक्वल्स टू Q फाइनल माइनस Q इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। क्या ये बात आपको समझ में आई? अच्छा सर, I इक्वल्स टू Q फाइनल कितना है 13 है और 5 बाई टाइम कितना है 2 माइनस 0 बराबर है कितना आ जाएगा, ये बेसिकली आ जाएगा 4 एम्पियर। सर बहुत सही बात, क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर आप इस प्रश्न को dq बाई dt से करते तो देखो कौन सी गलती आपसे हो रही थी, जरा एक बार गौर फरमाना। अगर आप यहाँ पे dq बाई dt लगाए होते, आप मानते हैं dq बाई dt से अगर इसे कर लिए होते तो क्या आता, 2t प्लस 2 आता और t की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे 2 पुट करते आपको क्या मिलता, 6 एम्पियर की करंट मिलती, जो कि गलत थी क्योंकि यहाँ पे इन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड मतलब क्या था, 0 से 2 सेकेंड में कितना करंट फ्लो हुई है इसके बारे में आपसे पूछा था। और सेकंड क्वेश्चन में अगर गौर फरमाओ तो क्या बोला है, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड मतलब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकुलर 1 सेकेंड में कितना करंट फ्लो हुई ये पूछ रखा है। मतलब एक छोटे टाइम इंटरवल की बात की है तो यहाँ पे जो करंट होगी वो कैसी होगी, इंस्टेंटेनियस करंट होगी। और इसके लिए जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट के लिए I इक्वल्स टू dq बाई dt अप्लाई करेंगे। और I इक्वल्स टू dq बाई dt जैसे ही अप्लाई करोगे वैसे आपको I की वैल्यू क्या मिलेगी, एक बार इसे डिफरेंशिएट करोगे 2t प्लस 2 मिल जाएगी और यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 पुट करोगे I इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 4 एम्पियर मिलेगा। क्लियर है बात, ये मैंने दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया और एक पहले क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और इनसे आपको कुछ इस छोटे से फार्मूले से जो भी क्वेश्चन बन सकते होंगे इसकी फील मिल गई है। ओके चलिए आगे बढ़े, इतना आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं कंडक्टर्स की। अब बात करेंगे थोड़ी सी हम करंट फ्लो इन कंडक्टर्स, कंडक्टर में करंट फ्लो कैसी होती है इस बात को थोड़ी सी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना चाहेंगे करंट क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी में फ्लो करती है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का जवाब होगा नहीं सर, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी में करंट फ्लो नहीं होती है। हम पूछेंगे क्या मेटल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस नहीं है, तो आपका जवाब आएगा हाँ सर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। सर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो है मेटल, लेकिन इसमें से करंट फ्लो होती है, इसका मतलब क्या है सर, क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं करंट उस मटेरियल से होके फ्लो होती है जिसमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की कहानी समझे होंगे अगर आप केमिस्ट्री पढ़ के आए हो, जो जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने न्यूक्लियस से जितना दूर रहेंगे वो उतना ही फ्री होते हैं। और मेटल में एक कंडीशन ज्यादा पाई जाती है, इसलिए मेटल को कंडक्टर्स के अंदर रखा जाता है क्योंकि ये करंट फ्लो कराते हैं। करंट इसलिए नहीं फ्लो कराते क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, चार्ज वार्ज नहीं होते, ये भी न्यूट्रल होते हैं। इसमें क्या होते हैं मेटल के अंदर, खास बात क्या होती है जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है? मेटल के अंदर खास बात ये होती है कि इनके अंदर नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके चलिए सर बहुत अच्छी बात, आज कम से कम इतनी बात समझा दिया, बहुत प्रसन्नता मिली। अब कैसे फ्लो होता है करंट इसे हम समझते हैं। इसमें इस कहानी को थोड़ा सा समझना, बहुत अच्छी कहानी है, इस चीज को थोड़ा सा फील लेने का प्रयास करना। हम कंडक्टर के अक्रॉस क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं, सेल लगाते हैं और उससे क्या प्रोवाइड करते हैं कंडक्टर को, उससे हम बेसिकली कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर इस कंडक्टर की लेंथ L है, अगर इस कंडक्टर की लेंथ L है तो आपने पढ़ा रखा है D = dV/dr। कहाँ पढ़ रखे हैं सर? हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या पढ़ रखा है,
डी इक्वल टू dv बाई dr, और अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस v है और लेंथ dr l है तो इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके क्रॉस जनरेट हो जाएगी। इन कंडक्टर्स क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आई, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस। किसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, बैटरी के थ्रू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, जरा गौर से समझना। और मैं कहूंगा कि अगर एक चार्ज फ्लो की वजह से करंट फ्लो करता है तो ये बताइए क्या जब करंट में कंडक्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया गया था तब चार्ज फ्लो नहीं हो रहा था, चार्ज चल नहीं रहे थे। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल कहना गलत है। ये बात बिल्कुल कहना गलत है कि कंडक्टर्स में जब हम बैटरी अप्लाई नहीं करते हैं तब उसमें चार्ज फ्लो नहीं करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है भाई साहब। वहां पे चार्ज चलते रहते हैं जब उसमें पोटेंशियल हम लगाते हैं, जब उससे पहले भी चार्ज वहां पे क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं। और उनकी जबरदस्त रफ्तार होती है। और रफ्तार कितनी होती है, 10⁶ से 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। सर फिर तो करंट क्यों नहीं फ्लो होती, अगर हम आयरन की रॉड पकड़े तो हमें करंट मारनी चाहिए क्योंकि इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता, इस सोचने की बात है भाई साहब। इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होते रहते हैं इन कंडक्टर्स, बट नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होता है। इसका मतलब जो उनका मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है, जिसे आप जिगजैग मोशन बोलते हो। समझते हैं कैसा होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुरूपीय इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनके कुछ काम धाम नहीं है, मेटल के अंदर पगलाए पड़े हुए हैं भाई साहब। इनके पास जबरदस्त वाली रफ्तार होती है, बताया 10⁶ मीटर पर सेकंड से 10⁸ मीटर वाली रफ्तार होती है इनके पास। इसके बावजूद भी करंट नहीं फ्लो करते। इतने बदतमीज किस्म के व्यक्ति होते हैं आप जैसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितनी रफ्तार रखते हैं, 10⁶ to 10⁸, और ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, इससे टकराते हैं, इससे टकराते हैं, यहाँ टकराते हैं, यहाँ टकराते हैं, और फिर आके वापस चले जाते हैं। मतलब ये मोशन जहां से अपना स्टार्ट करते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है, 0 होता है। अच्छा सर, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते, चार्ज घूमते तो रहते हैं उससे पहले, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट उनका 0 होता है। इसलिए आयरन की रॉड में हमेशा करंट फ्लो नहीं होती और हम आसानी से पकड़ लेते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन वहां पे मूवमेंट करते रहते हैं। ओके, अच्छा फिर क्या होता है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है भाई साहब, कंडक्टर है, जब इनके अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उससे क्या होंगे, ये चार्ज आपने कंडक्टर्स में पढ़ा होगा, चार्ज क्या होंगे, एक डायरेक्शन में थोड़ी से मोशन करने लगेंगे। मतलब समझने का प्रयास करना, जैसे यहाँ पे ए इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन पे कैसे फोर्स लगेंगे, इधर की तरफ। कितना फोर्स लगेगा, ई स्मॉल ई कैपिटल ई। और यहाँ पे पॉजिट्रॉन भी होंगे और उनपे फोर्स कहाँ लगेगा, आगे की तरफ। कितना लगेगा, ई। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से मूव कर जाएंगे। मतलब मूव करने का मतलब लीनियरली मूव नहीं करेंगे, अब भी ये जिगजैग मोशन करेंगे, लेकिन अब जिस जगह से अपना मोशन स्टार्ट करेंगे वहां ना आकर बल्कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। इस कहानी को थोड़ा और समझाएं, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करते हैं ताकि आप समझ पाओ हम कहना क्या चाहते हैं। जब बैटरी नहीं लगाए थे तब क्या हो रहा था, समझ में आया, मोशन तो हो रहा था लेकिन करंट नहीं फ्लो हो रही थी। इसके पीछे रीजन ये था कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब हम समझते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनमें एक फोर्स लगा इधर, कितना, ई। तो इससे क्या हुआ, लीनियरली मोशन करने लगा आगे की तरफ, नहीं, अब भी ये जिगजैग मोशन करेंगे, टक्कर सक्कर करेंगे। लेकिन ये अब यहाँ पे अपनी इनिशियल पोजीशन पे ना करके थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे, और ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन के साथ यही कहानी होगी। और इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे। और फिर क्या करेंगे, फ्लो करते करते यहाँ पे बैटरी के पास आएंगे और बैटरी क्या करेगी, इससे थोड़ा समझना। इससे पहले एक कंफ्यूजन आपको देते हैं। कंफ्यूजन क्या देंगे सर, हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में पढ़ाया था, जब कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो चार्ज अपने आप को रीअरेंज करते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 कर लेते हैं। सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था, इसका मतलब पहले हम जो पढ़े हैं वो सब गलत पढ़े हैं।
यही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में हमने जो मटेरियल वाली कहानी पढ़ी थी, पेवर गलत पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो करंट फ्लो करवा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम बैटरी के थ्रू भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने पढ़ा था बिल्कुल सही पढ़ा था, और यहाँ भी जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, बस अपने देखने का नजरिया बदलो। वहां पे जो कंडक्टर था भाई साहब, वो आइसोलेटेड कंडक्टर्स था। यहाँ पे कंडक्टर आपका आइसोलेटेड नहीं है, इसके पास एक बैटरी लगी हुई है, और भविष्य में बैटरी की चर्चा आप और करोगे, लेकिन हम यहाँ पे आप थोड़ा समझा रहे हैं। अब ये बैटरी क्या करवाती है, बेसिकली एक कंडक्टर के अंदर कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाती है। क्या करवाती है सर? कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाती। कैसे करवाती जरा समझना। बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे क्यूई फोर्स लगा, जिसकी वजह से चार्ज इधर आया, फिर हायर पोटेंशियल की तरफ चार्ज क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गया, फिर इधर चला आया। और ये बैटरी क्या करेगी, एक मुरझाए हुए इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पे आया है उसे एक फोर्स दे देगी, और वहां उसे क्या करेगी, यहाँ से इस पोटेंशियल पे पहुंचा देगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल पे पहुंचेगा, तुरंत ये यहाँ तक चला जाएगा, और फिर यहाँ पे पहुंचेगा, फिर इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और फिर ऐसे ऐसे मोशन करता रहेगा, फिर आएगा, फिर इसे बैटरी कुछ दे देगी, एनर्जी दे देगी, और वो एनर्जी फिर यहाँ तक पहुंच जाएगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, फिर फोर्स इस पे यहाँ पे लगेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का कंटीन्यूअस फ्लो होता रहेगा। लेकिन ये फ्लो लीनियरली नहीं होगा, फिर मैं बोल रहा हूँ रैंडम मोशन होती रहेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से रैंडम मोशन करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर रैंडम मोशन यहाँ पे। अच्छा सर, ये कहानी होती है। पता नहीं आप कुछ समझ पा रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, हम फालतू में आपको पढ़ा रहे हैं। तो बैटरी लगाने की वजह से हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन मिल गई मोशन की, और बैटरी ने इलेक्ट्रॉन का कंटीन्यूअस फ्लो करवाया कंडक्टर्स के अंदर। कैसे? चार्ज को एनर्जी दे देकर। जब चार्ज के पास वो एनर्जी लेस वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन आता था इसके पास, इसे एनर्जी दे देती थी, फिर लेके चला जाता था, फिर यहां से एनर्जी खर्च करके आता था, फिर एनर्जी मिलती थी, फिर लेके चला जाता था। ये काम बैटरी। अभी आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ेंगे, ईएमएफ ऑफ बैटरी पढ़ोगे, वहां पे सब कहानी है बैटरी काम क्या करती है। अभी बैटरी पे चर्चा है आपकी बहुत अच्छी, अभी वेट करो। अभी इतना जानो, बैटरी इस डल इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, एनर्जी देती है और उसी इस एंड पे पहुंचा देती है, और जब इस एंड पे बैटरी पहुंच गई, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, फिर क्यूई फोर्स इस पे इधर लग जाता है। अच्छा सर, लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है जनाब, इलेक्ट्रॉन तो सर इधर फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन तो इधर फ्लो हुआ, लेकिन हम करंट की डायरेक्शन इधर मानेंगे। हम करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन जब इधर फ्लो हुआ तो करंट की डायरेक्शन हमेशा हम नेगेटिव चार्ज के अपोजिट मानेंगे। अच्छा सर, हम मानेंगे करंट किधर फ्लो हो रही, इधर, मतलब हम मानेंगे सर करंट इधर से आ रही, क्योंकि हम क्या मानेंगे, हम कहेंगे भैया इलेक्ट्रॉन का मोशन कराएंगे ना तो दिक्कत होगी। एक बार इलेक्ट्रॉन इधर मोशन करेगा, करंट को हम इधर मानेंगे, इसलिए हम ऐसा ज्यूम कर लेंगे कि पॉजिट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन इधर मूव करेगा, करंट भी इधर फ्लो होगी। इलेक्ट्रॉन फ्लो की करंट कैसी होती है, अपोजिट होती है। समझ में आया? अच्छा, क्लियर है इतनी बात? अब इस कहानी को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। जितनी बात आपको समझ में आई हो इस कहानी में लिख सकते हो। अगर कुछ नहीं समझ में आई है तो वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा पीछे जाओ और फिर से वीडियो देखो और फिर से इस पे थिंकिंग करो, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं। अब बैटरी लगाने के बाद बेसिकली हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो गया, थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होने लगा, और उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से करंट फ्लो होने लगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये बात भी बोल दी कि वो कंडक्टर वाली जो कहानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े थे कि कंडक्टर को जो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 हो जाती है। वो बात भी हमने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन वो आइसोलेटेड के लिए सही है। यहाँ पे एक बैटरी लगा के रखे हैं, जो बैटरी इस डल वाले इलेक्ट्रॉन को ये काम तो रीअरेंज करके पहुंचाती है, लेकिन ये बैटरी जो है भैया इसे एनर्जी दे देती है, फिर इसे पहुंचा देती है, फिर इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिर इसे यहाँ तक पहुंचाती है, लेकिन फिर एनर्जी दे देती है, फिर यहाँ तक पहुंचा देती है। और जब एनर्जी देना बंद कर देती है बैटरी, तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी बंद हो जाता है, करंट फिर 0 हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए अगर आपके पास मेटल वायर हो, मेटल की रॉड हो, तो हमेशा उसमें करंट थोड़ी ना फ्लो करती है। फ्लो तब करेगी जब उसमें बैटरी लगाओगे, जब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत तगड़ी रफ्तार से मूव कर रहे हैं ना रैंडम मोशन में, जिनका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देंगे। तो अब इतना नोट कर लो, फिर आगे की कहानी समझते हैं आगे हुआ क्या।
चलिए अब यहाँ पे V पोटेंशियल आ गया, यहाँ पे पोटेंशियल 0, इस कंडक्टर की लेंथ L है, इस V बाई L की वजह से कंडक्टर के अक्रॉस क्या आ गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, समझ में आया इतनी बात? अच्छा अब समझते हैं। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, हम मानेंगे क्या करते थे, ये बेसिकली जाते थे, अब पोटेंशियल लगने की वजह से एक फोर्स क्यू लगने लगा, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे मोशन तो कर रहे थे, टक्कर कर रहे थे, लेकिन फाइनली क्या होता था ना, इनका एक डिस्प्लेसमेंट आ जाता था, थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट आ जाता था। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, क्या ही रिलैक्सेशन टाइम आया। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के लिए इलेक्ट्रॉन की, जैसे यहाँ पे कोलिजन हुआ, यहाँ पे इस दोनों कोलिजन के बीच में कितना समय लगा, उसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। तो द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू रिलैक्सेसिव कोलिजन, एक दो रिलैक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना समय अंतराल लगा, उसे क्या बोलेंगे हम, टाउ बोलेंगे, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितनी डिस्टेंस रही, कितनी डिस्टेंस, जैसे एक कोलिजन इलेक्ट्रॉन का यहां हुआ होगा, एक यहां होगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस रही होगी लैम्डा, लैम्डा उसे क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। लैम्डा क्या होती है, मीन फ्री पाथ होती है। मीन फ्री पाथ इसे लैम्डा बोलते हैं। ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है भाई साहब, इसे क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ, मेन फ्री पाथ बोलेंगे। अच्छा समझ में आया। अब इसके बाद हम मानेंगे जब इनका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा बहुत होता है ना, तो हम आइडियली इसे मानेंगे कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जब हम बैटरी लगा देते हैं तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। और हम हमेशा किससे चलाएंगे, अब पॉजिट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन से हम कहानी को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, तो उससे क्या होती है, हमारी कहानी थोड़ी सी समझना करंट की कठिन हो जाएगी। तो हम ऐसा मानेंगे कि अगर हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा देते हैं कंडक्टर के अक्रॉस, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर चलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली आगे की तरफ इस तरीके से एक बढ़िया सीक्वेंस तरीके से ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने फिर बताया रैंडम मोशन अब भी होता है, बस थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, एकदम जबरदस्त शानदार ईमानदार वाले तरीके से। फिर क्या आ जाते हैं, इस एंड पे जाते हैं और फिर एनर्जी यहाँ से लेते हैं और फिर इस एंड पे आ जाते हैं, फिर ऐसे से काम इनका चल रहा है। ये पॉजिट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पे आगे की तरफ फोर्स भी लग रहा होगा, भी पोटेंशियल इधर है, जीरो इधर है। फिर यहाँ पे जब इनकी एनर्जी जीरो हो जा रही थी तो बैटरी से लेके फिर इधर पहुंच जाते हैं, फिर इसका कहानी ये चलती रहती है। समझ में आया इतनी बात? अच्छा। और जो इनके बीच में दो कोलिजन के बीच में टाइम है, एक पाथ है इसका, ये डिस्प्लेसमेंट, इसका नाम लैम्डा रख देते हैं। और इसमें जो टाइम लगता है इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, उसे हम टाउ बोल देते हैं। लैम्डा टाउ पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, हम क्या कहेंगे, ये जो इनके बीच की दूरी है इसे हम लैम्डा बोल देंगे और टाइम टाउ बोल देंगे। ये आइडियल कंडीशन हम ऐसे मानेंगे, ठीक है। और इसको जो एक्सलेरेट करने का काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, वो जो क्या कर रहा है, Q/m। लेकिन भाई साहब एक चीज याद रख लेना, एक्सलेरेशन Q/m तो इसे मिल रहा है, लेकिन फिर कह रहा हूं एक्सलरेटेड मोशन में नहीं है, एक्सलरेटेड मोशन में नहीं है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे। क्यों सर? क्योंकि मैंने फिर बताया इनके पास पहले से ही इतनी एनर्जी होती है कि भैया रैंडम मोशन करते हैं,
तो हमारा जो फोर्स क्यू लगता है इसे एक्सेलरेट नहीं करवा पाता, जबकि थोड़ा सा डिस्प्लेस करवा पाता है कॉन्स्टेंटली, थोड़ा सा डिस्प्लेस करवा पाता है, क्योंकि ये पहले से ही पगलाए हुए हैं, इनके पास इतनी एनर्जी है। अगर ये शांति से ऐसे बैठे होते तो क्यू बाई एम इसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता, लेकिन एक्सेलरेशन सिर्फ इसे कांस्टेंट वेलोसिटी दे पाता है, इसे एक्सेलरेट नहीं करवा पाता है। समझ में आया? ठीक है, इस एक्सेलरेशन की वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी में ही मूव करते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं करते। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर्स के होते हैं एक्सेलरेटेड मोशन में होते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो आप हमेशा बोलोगे भैया इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, भले उसके ऊपर कोई क्यू फोर्स लगता है, क्यू बाई एम एक्सेलरेशन आ जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं आते, क्योंकि वो जो फोर्स है उन्हें एक रैंडम डायरेक्शन प्रोवाइड करने में ही खत्म हो जाता है। वो इतना घटिया डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाने में फोर्स की पूरी ताकत खत्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, ऐसा मान चलते हैं। ओके, अब थोड़ा सा आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, उसकी थोड़ी सी हम फील लेते हैं और थोड़ा सा एक जबरदस्त तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो इतनी कहानी आप नोट करो, जो भी मैंने बात बोली है अपने लैंग्वेज में अच्छे से बेहतरीन ढंग से जितना अच्छे से लिख पाओ लिख सकते हो। ठीक है, आगे फिर हम करते हैं। आई होप आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसे इरेज करते हैं, थोड़ी सी कहानी इसकी और समझते हैं और ओम्स लॉ की तरफ चलते हैं। वहां चलिए, अब मानेंगे जो कंडक्टर्स है जब उसमें हमने बैटरी लगा दिया तो क्या हुआ, एक सीक्वेंस वाइज लीनियर डायरेक्शन में मोशन, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, रियलिटी में अब भी रैंडम मोशन होता है। मैंने फिर बोला जब भी पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिट्रॉन है, बेसिकली आगे जा रहे हैं विद वेलोसिटी vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसे बोलते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे आगे जा रहे हैं। ठीक है, अब हमसे पूछ ले कि भाई साहब बताओ टी टाइम में कितने चार्ज फ्लो हुए होंगे, टी टाइम में कितने चार्ज फ्लो हुए होंगे। तो क्या आप एक रिलेशन पढ़े हो, Q इज इक्वल टू NE पढ़े हो, Q is equal to NE पढ़े हो, स्मॉल Q is equal to NE पढ़े हो। Q is equal to NE मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम, एक क्या है बेसिकली चार्ज है Q। अच्छा, यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे आपका टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, तो कैसे बताओगे, हम कहेंगे सर इस क्रॉस सेक्शन एरिया इसका जो है इसे हम मान लेते हैं ए है, आफ्टर टी टाइम बाद इलेक्ट्रॉन कुछ आगे मूव कर गए होंगे, आफ्टर टी टाइम बाद इलेक्ट्रॉन कुछ आगे मूव किए होंगे, वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है और टाइम t लिए है तो कितना आगे गए होंगे vd इनटू t के बराबर। तो जो ये वॉल्यूम कवर किए हैं इस वॉल्यूम का हम एक छोटा वॉल्यूम मानते हैं जिसे हम बोलते हैं dv वॉल्यूम है, और हम मानते हैं इस dv वॉल्यूम में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए हैं, तो उन्हें हम मानते हैं dq चार्ज फ्लो हुई है इस dv वॉल्यूम में। ठीक है, क्लियर है। तो हम कह रहे हैं पूरे v वॉल्यूम में जो चार्ज फ्लो हुआ है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वॉल्यूम के बराबर, फिर इनटू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ चार्ज इनटू इलेक्ट्रॉन के बराबर NE क्या है, नंबर्स ऑफ चार्ज इन टोटल वॉल्यूम की। ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज फ्लो हुए होंगे, कैपिटल N अपान V, कैपिटल N क्या है, टोटल चार्ज इन वॉल्यूम V, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू E, इतना चार्ज यूनिट वॉल्यूम में फ्लो किया होगा। हमें dV वॉल्यूम में बताना है, तो dV वॉल्यूम में चार्ज, dV वॉल्यूम में चार्ज किसके बराबर होगा, N अपान V इंटू dV टाइम्स E। कितने चार्ज होंगे,
n अपॉन v टोटल नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। dv वॉल्यूम में जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं हमने मान लिया है dq चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो हम dq इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, n टाइम dv की क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ। एरिया क्या है, a है, लेंथ क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम है, और इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही था, इलेक्ट्रॉन। ये बात आपके समझ में आई। टाइम को हम छोटा टाइम मानते हैं क्योंकि जो वॉल्यूम कवर किया गया छोटा, तो हम dt टाइम ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा भाई साहब। dt को इधर लाते हैं, dq बाई dt इसको देखते हैं क्या होता है। तो dq बाई dt जब हम देखे क्या हुआ, तो मिला हमें NAVD। इसे dq बाई dt को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। कितनी करंट फ्लो हुई, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I इक्वल टू, तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, NEAVD। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपसे इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मैक्सिमम बच्चे हम बता रहे हैं इस रिलेशन से पूछे गए क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। इसलिए इस रिलेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है, इसे आप यहीं से यकीन कर लेना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज कम से कम 1000 बार आएगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से क्या मिलेगा, I बराबर I अपॉन LEAI इक्वल टू क्या उसके बराबर होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है इतनी बात। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं उन्हें कराते हैं। इतनी बातें नोट करना, और मैं जितनी बात बोला हूँ क्या इतनी बात समझ में आई है आपको। एक बात भी अगर आई हो तो यस कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना। चले आगे बढ़े, तो इसे नोट करवा, स्क्रीन पॉज करके इन सारी बातों को अच्छे से नोट कर देना। अब सवाल इस पे कैसे पूछा जा सकता है, जरा गौर फरमाना। सवाल आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, देखो एक कोई कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, सपोज करंट इसमें I फ्लो हो रही है। हमसे कुछ चीजें पूछ सकता है, इसमें दो पॉइंट हमें पता है, एक पॉइंट A यहाँ पे है, एक पॉइंट B यहाँ पे। पहला प्रश्न इसमें हमें क्या है, करंट का रिलेशन बताना है। करंट का रिलेशन बताना है पॉइंट ए और पॉइंट बी में। हमें एक ऑप्शन गिवन है, पहला ऑप्शन जो हमें फाइंड रिलेशन बिटवीन करंट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट ऑन पॉइंट ए एंड बी। पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, करंट ऑन पॉइंट ए इज इक्वल टू करंट ऑन पॉइंट बी। दूसरा ऑप्शन क्या है, करंट ऑन पॉइंट ए इज ग्रेटर देन करंट ऑन पॉइंट बी। तीसरा ऑप्शन क्या है, करंट ऑन पॉइंट ए लेस देन करंट ऑन पॉइंट बी। चौथा ऑप्शन क्या है, नॉन ऑफ दिस। बहुत सारे बच्चे इस रिलेशन के पास जाएंगे I=NEAVD और कहेंगे एरिया तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जहां एरिया ज्यादा करंट वहां ज्यादा, पॉइंट ए पे एरिया ज्यादा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। मैक्सिमम स्टूडेंट यही की होंगे और आप सबसे भी हमें यही उम्मीद यही की होंगी। और इस ऑप्शन को अगर आपने टिक किया है तो ऐसा लिखना, इसे गलत काटना और लिखना, ये अनर्थ है, ये अनर्थ है। और इस बात को हम करंट डेंसिटी में समझेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही है, करंट ऑन पॉइंट ए इक्वल्स टू करंट ऑन पॉइंट बी। लेकिन इस बात को कहाँ समझेंगे, जब हम करंट डेंसिटी आगे पढ़ेंगे तो इस बात को समझेंगे। क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछता है, हमें बताना है फाइंड रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके बीच में हमें रिलेशन बताना है। ऑप्शन कौन कौन से गिवन है,
डायरेक्ट वेलोसिटी ऑन ए इक्वल्स टू डायरेक्ट वेलोसिटी ऑन बी। सेकंड ऑप्शन है डायरेक्ट वेलोसिटी ऑन ए ग्रेटर देन डायरेक्ट वेलोसिटी ऑन बी। थर्ड ऑप्शन है डायरेक्ट वेलोसिटी ऑन ए लेस देन डायरेक्ट वेलोसिटी ऑन बी। फोर्थ है नॉन ऑफ दिस। इसे करने के लिए आप सीधा रिलेशन के पास जाओगे। कौन से रिलेशन के पास? जो आपने बना के रखा है NEABD। हमने सर तो बहुत सारे रिलेशन बना रखे हैं, और रिलेशन को भूल जाओ, इस रिलेशन को दिल में बसा के रखो। और यहाँ से डायरेक्ट वेलोसिटी का रिलेशन किसके साथ लो? एरिया के साथ देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कांस्टेंट है, आई करंट आई कांस्टेंट है। इसका मतलब डायरेक्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑन पॉइंट बी छोटा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट वेलोसिटी ऑन पॉइंट बी बड़ी होगी। इसका मतलब है डायरेक्ट वेलोसिटी ऑन VB इज ग्रेटर देन VA। ओके, क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? एक क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, इसलिए इस रिलेशन की इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन के थ्रू आप जान सकते हैं। और इसके बाद इतनी बात अगर समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। और आगे अब हम चलते हैं ओम्स लॉ के पास। ओम्स लॉ को आज तक आपने पढ़ के रखा था, आज हम ओम्स लॉ को ड्राइव करेंगे। तो इस चीज को नोट करो, देन आगे हम बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे ओम्स लॉ के ऊपर। चलिए अब हम देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स, अभी तक ओम्स लॉ को हमने क्लास 9th और 10th में क्या करा था? सिर्फ पढ़ के रखा था, V इक्वल्स टू IR। आज हम ओम्स लॉ का प्रूफ देखेंगे। तो ओम्स लॉ का प्रूफ बचपन में तो टीचर्स हमारे स्कूल के बताते थे, इसका प्रूफ ही नहीं है। आज इसका भी प्रूफ आप दे देंगे। हाँ बेटा, इसका भी प्रूफ आज आपको मिल जाएगा। गौर फरमाना क्या क्या बात लिखी है मैंने यहाँ पे। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। हमने देखा इलेक्ट्रॉन के पास जो फाइनली वेलोसिटी आती है, डायरेक्ट वेलोसिटी आ जाती है, उससे मोशन करते रहते हैं। आफ्टर टी टाउ टाइम में ये लैम्डा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। कितने टाइम में? टाउ टाइम में। और इनके पास जो एक्सलेरेशन होता है Q/m, भले इनका एक्सलरेटेड मोशन ना हो लेकिन इनके पास एक्सलेरेशन होता है। इनिशियल रफ्तार जो इलेक्ट्रॉन की होती है 0 होती है। जब हम इन पे बैटरी लगाते हैं तो इनके पास एक्सलरेशन Q/m आता है, जिसमें वेलोसिटी या डायरेक्ट वेलोसिटी आ जाती है, तो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लैम्डा हो जाता है। और उससे उस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो सक्सेसिव कोलिजन या उस डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम खर्च होता है वो टाउ खर्च होता है। ठीक है, इस तरीके की कहानी है। तो क्या हम लैम्डा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं? F ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? तो अपनी बात है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, टर्म 0 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट लैम्डा के बराबर है प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है? Q/m के बराबर है इनटू टाउ का स्क्वायर। लैम्डा बाई टाउ वाली टर्म को एक साथ नीचे लेके आओ। लैम्डा बाई टाउ को क्या लिख सकते हैं? इधर लेके आओ, प्लस हाफ QE/m इनटू टाउ। लैम्डा बाई टाउ क्या होगा? करंट के बराबर हो जाएगा, सॉरी डायरेक्ट वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डायरेक्ट वेलोसिटी के बराबर होगा हाफ QE/m इनटू टाउ के बराबर होगा। डायरेक्ट वेलोसिटी को हमने सीखा था I = NEABD। इसीलिए मैंने कहा था रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बसा के रखो, दिल में बसा के रखो। डायरेक्ट वेलोसिटी क्या मिलेगा? I/NEA। पुट कर दो इस रिलेशन को यहाँ पे, I/NEA = हाफ QE। E के यहाँ पे लिख सकते हो V/L, पोटेंशियल अपॉन लेंथ M/L इनटू टाउ। ठीक है, V की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। V = 2 ml/NEA टाउ अप इनटू I के बराबर होगा।
बिल्कुल सही बात है सर। अब यहाँ पे देखो 2ml/ne² ये कौन-सी क्वांटिटी है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। इस कांस्टेंट क्वांटिटी का नाम ही हम क्या देते हैं? रेजिस्टेंस देते हैं, और इसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर क्या हमारे पास एक रिलेशन प्यारा सा निकल के आता है, V = IR। यही तो है ओम्स लॉ, जो आप पढ़ के रखे हो पहले से, लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं पता था आपको। ठीक है, V = IR। अब गौर फरमाना है किस पे? रेजिस्टेंस के। जो हमारा रेजिस्टेंस आया वो किस पे क्या आया? 2ml/R = 2ml/Ne(8τ)। इस रेजिस्टेंस में एक समस्या थी, एक कंपनी थी जो रेजिस्टेंस बताती। जरा इस कहानी पे समझना और इस पे गौर फरमाना। इस कहानी को मैं तुम्हें मजा लेने के लिए नहीं सुना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के लिए सुना रहा हूँ। एक कंपनी थी जो रेजिस्टेंस बनाती थी, उसने इस रॉड का रेजिस्टेंस बनाया, इतनी बड़ी रॉड का रेजिस्टेंस बनाया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया वाले रेजिस्टेंस का बनाया। उसका रेजिस्टेंस था 10 ओम। पता लगा ड्राइवर एक से ट्रक पे लाद के लेके आ रहा था और रास्ते में क्या हुई? टूट गई ये रॉड। अब कंपनी वाले का हो गया घाटा। क्या हुआ घाटा? किससे? तो भैया रॉड टूट गई तो इसके रेजिस्टेंस से उसे भूल गई, ये तो इतनी बड़ी रॉड का रेजिस्टेंस जानता था। कंपनी मालिक वाले का ऐसे घाटा होता गया, कंपनी डूबती चली गई। तब तक उसका बच्चा फिजिक्स पढ़ना शुरू किया। उसने कहा पापा आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और जो एक रॉड है ना, ये टूटने के बाद भी इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट की जा सकती है, क्योंकि इस रॉड की कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो भी इसकी मटेरियल, इस रॉड के मटेरियल पे डिपेंड करती है, और कुछ इसकी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है, और वही चीज इसे रेजिस्टेंस को डिफाइन करती है। तो उसने क्या किया? इस वाले फैक्टर को यहाँ पे क्या करो, टाउ करके एक कर, इस वाले फैक्टर को उसने एक नया नाम दे दिया। इस वाले फैक्टर का नाम उसने दिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को आप अपने शब्दों में कहते हो रेजिस्टिविटी। इसे हम किससे ये रो से डिनोट करते थे, और एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती थी। तो अब कंपनी के अपने पिताजी से बोला कि पिताजी अगर इसका रॉड टूट जाती है तो कोई बात नहीं, इसका ये जो रो वाला फैक्टर है ना वो कांस्टेंट है, इस मटेरियल की छोटी सी टुकड़े के लिए, इसके लिए भी कांस्टेंट है। तो आप क्या करना, कितनी लेंथ बची है उसे निकलो, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन तो कांस्टेंट है, तो इसकी नई रेजिस्टेंस आप बता सकते हो। फिर हो सकता है इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी घट जाए, 8 ओम हो जाए, 2 ओम हो जाए, आप कैलकुलेट करके इसे 8 ओम की वाली रेजिस्टेंस में रख के बेच सकते हो, और इससे आपकी कंपनी का घाटा नहीं होगा। हाँ, उसने बहुत सही ज्ञान दिया। और इस फैक्टर का नाम क्या रखा उसने? रेजिस्टिविटी। अब थोड़ा सा और बात समझना, आर क्या था यहाँ पे? रेजिस्टेंस था। रो क्या था? रेजिस्टिविटी था। और आर की जो यूनिट थी क्या थी? ओम थी। और इसे क्या बोलते थे? रेजिस्टेंस बोलते थे, रेजिस्टेंस। जनाब अगर 1/R लिख दिया जाए तो इसे क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस बोलेंगे। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? महो होती है। और इसका जो सिंबल होता है कुछ इस टाइप का होता है, और महो लिखा जाता है MHO से। इसकी यूनिट जो होती है महो होती है, और सिंबल रिप्रेजेंट करने का एक होता है। समस्या है ये रेजिस्टिविटी होती है, और अगर 1/ρ लिख दोगे तो ये क्या हो जाती है? कंडक्टिविटी हो जाती है। क्या होती है? कंडक्टिविटी। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, कंडक्टिविटी होती है और इसे हम किसे से रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। क्लियर है? ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो रही है? इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए इन्हें थोड़ा सा क्लियर कर लेना। और मैं सबको रिलेट करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, अब एक टर्म और डिफाइन की जाती है, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है? डायरेक्ट वेलोसिटी डायरेक्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आती है? एक और टर्म आती है जिसका नाम होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी किसके बराबर होती है? इसे मैं पढ़ाता तो नहीं था, लेकिन पिछले जेईई में इसमें क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, तो मुझे लगा कि 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है तो इसे पढ़ाना चाहिए, थोड़ा हाईलाइट कर देते। मोबिलिटी क्या होती है? डायरेक्ट वेलोसिटी पर यूनिट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्ट वेलोसिटी आपने क्या पढ़ा है? I अपॉन NEA। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं किसके बराबर? V/L के बराबर पढ़े हैं। यही तो पढ़ रखा आपने, V/L। और
अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है, LEABD और ठीक है हटाओ। और फिर L क्या होगा, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, मोबिलिटी, इसे म्यू से डिनोट करते हैं मोबिलिटी को। और एक क्या हो जाएगा, I इंटू एल अपान V इंटू NEA। V इक्वल टू किसके बराबर होता है, IR के, तो V इक्वल टू IR पुट कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल, IL इंटू IR NEA। I से I कैंसिल हो गया, R की वैल्यू 2ml अपान टाउ, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, रो एल अपान ए लिख सकते हैं, रो एल अपान ए। अगर लिखना चाहो R इक्वल टू तो रो एल अपान ए लिख सकते हो, ए तो रो के बराबर हो गया ना, हाँ सर इधर लिखते हैं। तो म्यू इक्वल टू क्या आएगा, I से I कैंसिल हो गया, L अपान R की यहाँ पे रो एल बाई ए इंटू NEA, A से A कट गया, ठीक है, L से L कट गया, ठीक है, A से A कट गया, N से N कट गया, 1 अपान रो किसके बराबर आ गया, 1 अपान रो किसके बराबर आ गया, म्यू टाइम NE के बराबर आ गया, म्यू टाइम NE। म्यू क्या होती है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, म्यू किसे कहते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है, 1 बाई रो है। अगर इसे और अच्छे से बेहतरीन रिलेशन निकालना चाहो, दिख तो रहा है, तो 1 बाई रो को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इक्वल्स टू म्यू टाइम NE। म्यू क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, और सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो इस तरीके के इसका रिलेशन हमने ड्राइव किया। यहाँ पे मोबिलिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने कहा इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है जेईई मेंस 2019-2020 में, तो इसलिए इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इसे यहीं से समझ सकते हो, इसलिए इस चीज को मैंने एज अ टॉपिक आपको पढ़ाने का प्रयास किया। अदरवाइज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कह के ही जिंदगी आगे बढ़ जाया जाता था, लेकिन क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो जरूरी है इसके बारे में कुछ आपको समझाया जाए। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे, तो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, तो वहां से हम शुरू करेंगे डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस किन किन फैक्ट चीजों पे डिपेंड करता है, ये चीज हम देखेंगे। देन इसके बाद हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे। आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम सर्किट थ्योरी पहुंचेंगे, और सर्किट थ्योरी के बाद हम इंस्ट्रूमेंट पे पहुंच जाएंगे। देन हमारा ये लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर को हम 5 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये 5 लेक्चर थोड़े से लंबे होंगे, छोटे लेक्चर्स नहीं होंगे। तो इसी के साथ शिद्दत से पढ़ाई करो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स आपके साथ है, आप वहाँ पे आके शेयर कर सकते हो। पढ़ाई अपनी अच्छे से करते रहो, फालतू चीज़ों पे बहुत विश्वास ना करो, ध्यान मत दो, और सोशल मीडिया से जितनी हो सके उतनी दूरी बना के रख लो, क्योंकि 1 से 1.5 महीने बाद जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जनाब आप फर्स्ट ईयर में जाके जितना मर्जी उतना सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। लेकिन इस 1-1.5 महीने से बचे रहो, कि मैं इसलिए नहीं रोक रहा हूँ कि यहाँ पे आप गलत काम करते होंगे, इस चीज़ से मुझे नहीं लगता। खैर, जो भी कंटेंट यहाँ पे दिए जा रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट से ज़्यादा भड़काऊ कंटेंट दिए जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको अपसेट करता है। और एज ए स्टूडेंट अगर अपने आप को मेंटली फिट नहीं रख पाओगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है एग्जाम टाइम में। चलते हैं यार इन्हीं बातों के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।